गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ और हमारी बुक है वो उच्चतर कलन चल रही है। और उच्चतर कलन के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर अवकलनीयता पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अवकलनीयता के लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशनों का पालन करवाना होगा। तो इस चैप्टर से जो खंड ए के अंदर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सर्वप्रथम हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे साथियों। तो यहां पर देखिए, पहली डेफिनेशन है वो आपको अवकलज को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन छोटा पूछा जा सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या बन सकता है, श्रृंखला नियम या चैन रूल को परिभाषित कीजिए। अब देखिए साथियों, यहां पर मैं पहले क्वेश्चनों पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहां से जो खंड ए के अंदर जो 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हमें पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं ये केवल और केवल थ्योरी पार्ट पर आधारित है। अगर इस थ्योरी पार्ट को आपने क्लियर कर लिया है तो आगे जो खंड बे और खंड से के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए अवकलजों के लिए डार्बू मध्यवर्ती मान प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहां पर देखिए साथियों, इस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना होगा, लेकिन 1 या 2 नंबर के अंदर यहां पर इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है, 2 चरों वाले फलन की अवकलनीयता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी यहां से पुटअप हो सकता है। अब यही क्वेश्चन देखिए साथियों, सतत के लिए था और सीमा के लिए था। तो यहां पर देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, ध्रुवीय निर्देशांकों में अवकलनीयता हेतु प्रतिबंध लिखिए। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पूर्ण अवकल को परिभाषित कीजिए। और सातवां क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर व्यापक रूप के अंदर मैंने लिखा है कोई भी हमें फंक्शन या फलन दिया हुआ मिलेगा और उसको सतत या अवकलनीयता की किसी पर्टिकुलर बिंदु पर जांच करवाई जा सकती है। यहां पर 7 टाइप के क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर भी पुटअप हो सकता है साथियों। और यहां पर कोई पर्टिकुलर छोटा फंक्शन देकर हमें एक बिंदु पर या तो सतत चेक करवा सकता है या फिर अवकलनीयता चेक करवा सकता है। अगर अवकलनीयता चेक करवाता है तो पहले हमें सतत चेक करना होगा, उसके बाद में अवकलनीयता चेक करेंगे। अगर कोई फलन अवकलनीयता है उसका अर्थ ये हुआ वो सतत तो अवश्य ही है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन का अवकलनीयता होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में देखिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर लिखा था अवकलज को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर हम अवकलज की डेफिनेशन है वो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, अवकलज या डेरिवेटिव। तो इसको समझने के लिए देखिए साथियों, सर्वप्रथम यहां पर मैंने थ्योरी पार्ट लिखा है। यदि वक्र का समीकरण, मेरे पास कोई वक्र का समीकरण है वो y बराबर fx है, क्या है, y बराबर है fx, तब फलन fx इस वक्र के किसी बिंदु x बराबर a, पर्टिकुलर कोई मैंने बिंदु लिया है, पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। क्या है, स्पर्श रेखा खींची जा सके। यदि बिंदु x बराबर a पर वक्र टूटा हुआ हो या ब्रेक कहीं पर हो रहा है तो इस बिंदु पर वक्र अपनी दिशा बदल रहा हो तब फलन fx इस बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर सतत होगा। और यहां पर बिंदु जो पर्टिकुलर दिया गया है उस पर हमें कोई ब्रेक या टूटा हुआ मिल जाए तो वो न तो सतत है नहीं अवकलनीय होगा। अब देखिए साथियों, यहां पर इसका जो गणितीय रूप है वो हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। एक वास्तविक फलन f ए बी आर के अंदर से हमें बिलोंग करवाना है। बिंदु c बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी के मध्य में कोई c बिंदु है वो बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर देखिए साथियों, अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी और बट्टा x माइनस सी, सतत के अंदर हमने वहां पे fx माइनस एफ सी या fx माइनस एफ ए लिया होगा साथियों, लेकिन यहां पर हम x माइनस सी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये अवकलनीयता बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अवकलनीयता। परिमित रूप से विद्यमान हो
तो ये सीमा फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहलाती है और इसे हम संकेत के रूप में प्रेजेंट करना चाहें तो f डैश c से व्यक्त करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सार रूप से एक रिजल्ट ये निकल कर आता है, अगर किसी भी फंक्शन को हमें अवकलनीयता या अवकलज चेक करना है तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा गणितीय केवल और केवल। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा एक्स माइनस सी और एफ डैश सी, अगर इसका मान इक्वल आ रहा है तो दिया गया फंक्शन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। नोट के रूप में देखिए साथियों, यहाँ पर हम x बराबर a प्लस h प्रतिस्थापित किया होगा सीमा और सतत के अंदर, या फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे c प्लस h प्रतिस्थापित कर देंगे। और h टेंड्स टू अगर 0 यहाँ पर हम लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम c प्लस 0 लिख देंगे प्रत्येक जगह। और यहाँ पर हम देखिए साथियों, दो मान इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये तो दायां अवकलज होगा और ये हमारा क्या होगा, बायां अवकलज होगा। यहाँ पर आप संख्या रेखा पर देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु है। जब हम दाईं ओर जाते हैं तो ये हमारा मान c है, तो यहाँ पर h हम ऐड कर देंगे और इधर क्या है, c में से h को घटा देंगे, तो ये तो हमारा बायां मान होगा बाईं तरफ, ये क्या हो जाएगा, दाईं तरफ हो जाएगा। तो उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर फलन का बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अगर हम कोई भी हमें फंक्शन दिया गया है तो हम बायां अवकलज और दायां अवकलज और उसका अवकलज अगर हम तीनों अगर बराबर कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि दिया गया फंक्शन अवकलज है या अवकलनीय है। के अंदर हम इसको फलन का बायां अवकलज और इसको हम शॉर्ट के अंदर LHD लिखेंगे प्रत्येक बार। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यदि फलन f का चर x बिंदु C को वाम पक्ष की ओर से, कौन से पक्ष की ओर से, वाम पक्ष की ओर से उपगमन करे, अर्थात हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0। और देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने c माइनस h लिखा है और जब हम h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्या है, शून्य पुट कर दिया है और अंत में हम यहाँ पर h टेंड्स टू 0 करके यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस h को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा एक्स माइनस सी, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और बट्टा माइनस एच कर देंगे। और इसको लिखने का जो गणितीय मेथड है वो एफ डैश सी माइनस 0 कर सकते हैं, ये इसका संकेत है। और इसको हम प्रतिक्रामी अवकलज भी बोलते हैं। कौन सा अवकलज बोलते हैं, प्रतिक्रामी अवकलज भी बोलते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, फलन का दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यदि फलन f का चर x बिंदु c को दक्षिण पक्ष की ओर से उपगमन करे, अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0 या h बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ सी और बट्टा एक्स माइनस सी, यहाँ पर तो माइनस ही आने वाला है। यहाँ पर तो क्या है, सभी जगह चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, यहाँ पर तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। लेकिन जब हम प्रतिस्थापन मान करते हैं तो वहां पर प्लस माइनस का फर्क रहता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो c प्लस h माइनस एफ सी और बट्टा h, और यहाँ पर h का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका जो संकेत है वो f डैश c प्लस 0 हो जाएगा साथियों। और इसको हम वर्धमान या परागामी या प्रोग्रेसिव अवकलज भी कहते हैं। अब यहाँ पर सार रूप के अंदर क्या डेफिनेशन निकल सकती है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर परिभाषा, तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम एफ डैश सी वाला फॉर्मूला लिखना होगा, फिर हमें फलन का दायां और बायां अवकलज निकालना होगा और अंत में हमें क्या डेफिनेशन देनी होंगी। देखिए साथियों, अतः फलन एफ बिंदु सी पर अवकलनीय होता है यदि वाम तथा दक्षिण पक्षीय अवकलज विद्यमान हो तथा समान हो। तो यहाँ पर सर्वप्रथम दायां और बायां अवकलज विद्यमान भी होना आवश्यक है और अंत में क्या है, उनका मान समान भी होना आवश्यक है। अगर इन दोनों कंडीशनों का कहीं पर भी पालन हो रहा है तो वो अवकलज की डेफिनेशन हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी, अवकलज की डेफिनेशन, अर्थात हम कह सकते हैं वाम पक्षीय अवकलज LHD बराबर दक्षिण पक्षीय अवकलज RHD अगर इक्वल है तो वो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन अवकलनीय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम कोई अचर फलन लेते हैं तो एफ एक्स बराबर के प्रत्येक x बिलोंग्स टू r में सर्वत्र अवकलनीय है। और अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम देखिए साथियों,
एक ही फॉर्मूला उपयोग में लेना है यहाँ पर। और फॉर्मूला तो एक ही रहता है, जब हम दायां और बायां अवकलज मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर साथियों प्लस और माइनस चिन्ह का फर्क रहता है। तो यहाँ पर तो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कांस्टेंट दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। तो आर के किसी बिंदु सी पर एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा एक्स माइनस सी, ये व्यापक रूप के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा है साथियों पहले। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे कांस्टेंट या अचर फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर एफ एक्स इसका मान भी किया जाएगा और एफ सी जब हम रखेंगे तो भी हमारा यहाँ पे अचर फलन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे k माइनस के और यहाँ को एज टू एज उतार देंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, जब इसको हम सरलीकरण करते हैं यहाँ पर हमारा मान है वो शून्य रहता है। यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि c कोई भी बिंदु है अतः एफ डैश एक्स बराबर 0, अचर का जब हम अवकलन करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। इस प्रकार हमने अवकलनीयता को सिद्ध करके दिखला दिया है किसी भी अचर फंक्शन के लिए। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 देखिए साथियों, तस्मक फलन एफ एक्स बराबर एक्स दिया गया है अब की बार, और जहां पर प्रत्येक x बिलोंग्स टू r में सर्वत्र अवकलनीय है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, r के किसी बिंदु c पर और f डैश c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा x माइनस c। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों एफ एक्स फंक्शन का मान x है और यहाँ पर हमें कुछ ही नहीं करना है, x की जगह c पुट करना है तो यहाँ पर c आ जाएगा, तो x माइनस c। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x का मान है वो c के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो यहाँ पर x में से हम x को घटा देते, क्योंकि हम इक्वल रखते तो यहाँ पर 0/0 जो कि अनिर्धारी रूप बन जाता। तो यहाँ पर देखिए साथियों विशेष रूप से x नॉट इक्वल टू c, और यहाँ पर f डैश c का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 निकल कर आएगा। और 1 निकलने के बाद में देखिए साथियों यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का अवकलन है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों मान क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर अवकलनीयता की शर्त को पूरा करता है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए साथियों, फलन एफ एक्स बराबर e की पावर x x बिलोंग्स टू r में सर्वत्र अवकलनीय है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यही फॉर्मूला उपयोग में लेना है। लेकिन यहाँ पर e की पावर x फंक्शन हमें दिया गया है। तो देखिए साथियों, हमें यहाँ पर दायां और बायां दोनों अवकलज ज्ञात करना होगा। तो r के किसी बिंदु c पर दायां अवकलज RHD बोल सकते हैं। तो f डैश c प्लस 0, जब हम यहाँ पर अच लिख देते हैं तो यहाँ पर लिमिट भी हम अच की लगा देते हैं साथियों। तो यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर c प्लस अच, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर हम c प्लस अच पुट कर देंगे। तो e की पावर c प्लस अच माइनस e की पावर c और मैन बट्टे के अंदर अच, ये हमारा फॉर्मूला होता है साथियों दाएं अवकलज को ज्ञात करने का। और अब यहाँ पर e की पावर c को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लिमिट है वो e की पावर अच माइनस 1 बट्टे अच पर ही रह गई है। और यहाँ पर e की पावर 0 का मान हम जानते हैं साथियों 1 होता है। और लिमिट की प्रॉपर्टी या सीमा के जो गुणधर्म है उसके अंदर आपने अध्ययन किया होगा कि इसका मान e की पावर अच माइनस 1 बट्टा अच, इसका मान भी क्या होता है साथियों 1 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दायां अवकलज है वो e की पावर c प्राप्त हो जाता है और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम बायां अवकलज LHD ज्ञात कर लेते हैं। तो f डैश c माइनस 0 कर देंगे और ऊपर हमने प्लस किया था और कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, e की पावर c माइनस h माइनस e की पावर c बट्टे माइनस h, e की पावर c यहाँ पर वापस पुनः कॉमन बन रहा है। और उसके बाद में लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस h माइनस 1 बट्टा माइनस h कर देंगे। और उसके बाद में इसको सरलीकरण करने पे भी e की पावर c मान बचता है हमारे पास और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए साथियों, f डैश c बराबर e की पावर c प्राप्त होता है। और जब हम फंक्शन का अवकलन करते हैं तो यहाँ पर e की पावर x का चाहे हम अवकलन करें और चाहे समाकलन करें e की पावर x ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों रिजल्ट है वो इक्वल आ रहे हैं और इक्वल आने का अर्थ ये हुआ अवकलनीयता की शर्त को पूरा करते हैं साथियों। और यहाँ पर देखिए साथियों